चलिए स्टूडेंट, आज शुरू करते हैं हम 12th NCERT का चैप्टर। उसी में का नाम है इकोलॉजी। इकोलॉजी को आज हम पढ़ते हैं। तो इकोलॉजी इकोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी अब सबसे पहले जानते हैं कि इकोलॉजी के बारे में जानते हैं, पता करते हैं ये होती क्या है, इसे किसने दिया है और किस प्रकार से हम इसको आगे लेकर चलेंगे। तो सर्वप्रथम जो इकोलॉजी जो शब्द है ये किसने दिया था? प्रपोज्ड बाय ई हैकल। ई हैकल ने इस इकोलॉजी टर्म को दिया था। उसके बाद जो फादर ऑफ इकोलॉजी हैं फादर ऑफ इकोलॉजी हैं उन्होंने लिटर जी ने क्या दिया था? इकोलॉजी के बारे में लोगों को बताया, इसलिए उनको क्रेडिट देने के लिए उनको फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है। अब फादर ऑफ प्लांट इकोलॉजी वो है वार्मिंग साहब। किसने दिया था? वार्मिंग। अब हमने इकोलॉजी के बारे में जान लिया है कि किसने टर्म दिया है, ई हैकल साहब ने। जो फादर ऑफ इकोलॉजी हैं वो लिटर साहब हैं, और प्लांट पौधों में इकोलॉजी के जो जनक हैं उनका नाम वार्मिंग है। लेकिन हम लोग कहाँ रह रहे हैं? इंडिया में। तो हमें जानना है कि इंडिया में भी इकोलॉजी या पारिस्थितिकी को कौन लेकर आया या कौन फादर ऑफ इकोलॉजी है। तो अब बात करते हैं। तो सर्वप्रथम कौन लाया था? इंडियन फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन थे? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। अच्छा, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जी को ही इकोलॉजी के इंडियन इकोलॉजी के जनक क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इकोलॉजी को लेकर आए। बॉटनिकल डिपार्टमेंट में इन्होंने इकोलॉजी को इन्वॉल्व किया, लोगों को बताया, स्टूडेंट को बताया। तो सर्वप्रथम इन्होंने क्या किया? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जी ने रिसर्च, टीचिंग एंड रिसर्च इन इंडिया। दूसरा इन्होंने क्या किया? ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में टीचिंग और रिसर्च इन इंडिया में ये क्या हुए? लेकर आए। एक अलग इन्होंने सिलेबस बना दिया, एक अलग इन्होंने सब्जेक्ट बना दिया, अलग टॉपिक बना दिया प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जी ने। उसके पश्चात इन्होंने किसका गठन किया? NCEPC, इसको बोलते हैं नेशनल कमेटी फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन।
इन्होंने क्या किसका गठन किया? NCEPC, नेशनल कमेटी फॉर एनवायरनमेंट प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। यही बाद में आगे चलकर किसमें परिवर्तित हो गया? वन्य एवं पर्यावरण मंत्रालय। वन्य एवं पर्यावरण मंत्रालय में ये क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। इसीलिए इनके कार्यों को देखते हुए ही हम प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जी को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी बोलते हैं। अब हम आगे जानेंगे कि इकोलॉजी शब्द का अर्थ क्या होता है। तो इकोलॉजी जो शब्द है, इकोलॉजी जो शब्द है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। दो ग्रीक शब्द से मिलकर क्या हुआ है? बना है। और ग्रीक वर्ड क्या होते हैं, या ग्रीक लैंग्वेज होती है डेड लैंग्वेज। कैसी होती है? डेड लैंग्वेज, जो कभी भी क्या नहीं होती है? बदलती नहीं है। पीढ़ियों की पीढ़ियां गुजर जाती हैं लेकिन कभी भी ग्रीक लैंग्वेज नहीं बदलती है। इसलिए ये जो इकोलॉजी है ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहला जो वर्ड है वो इको। इको का मतलब ओइकस, ओइकोस। और ओइकोस मीन्स क्या होता है? आवास, आवास, या क्या बोलते हैं? हैबिटेट, हैबिटाट। और दूसरा क्या है? लोगस। लोगस मीन्स क्या होता है? स्टडी। और स्टडी मतलब अध्ययन, अध्ययन। अर्थात दो शब्दों से मिलकर बना है इको और लोगस। इको मीन्स ओइकोस, ओइकोस मीन्स होता है आवास या हैबिटेट, और लोगस मीन्स होती है स्टडी, या इसको हिंदी में बोलते हैं अध्ययन। इसीलिए ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इसका अर्थ हुआ कि जीव जंतुओं का आवास का जो अध्ययन है उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं। आवास का अध्ययन, जहां पर जीव जंतु क्या करते हैं? निवास करते हैं, उस स्थान को क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। या उस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। अब देखिए इसको किस प्रकार से, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, इस प्रकार से समझेंगे। ऑर्गेनिज्म, और वो कहां पर निवास करता है? पर्यावरण में, इन्वायरमेंट। ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? जीव, और एनवायरमेंट को पर्यावरण, पर्यावरण बोलते हैं। मतलब जीव का पर्यावरण के प्रति इंटर रिलेशन, परस्पर संबंधित होते हैं, परस्पर अभिक्रियाशील होते हैं, और इंटर डिपेंडेंट, एक दूसरे पर क्या रहते हैं? निर्भर भी रहते हैं। जैसे बात कर ली जाए, जैसे यहाँ पर रैबिट है, रैबिट, खरगोश। खरगोश क्या है? एक जीव है, और वो क्या करता है? पर्यावरण पर निर्भर रहता है। किस प्रकार से रहता है? तो यहाँ पर ये किस प्रकार से, पर्यावरण के दो घटक होते हैं। पहला घटक जैविक, जैविक मतलब मीन्स बायोटिक, और दूसरा घटक क्या होता है? अजैविक, मतलब अबायोटिक। जैविक के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? प्रोड्यूसर। दूसरे क्या आते हैं? कंज्यूमर। और तीसरे क्या आते हैं? डीकंपोजर। प्रोड्यूसर को क्या बोलते हैं? उत्पादक।
कंज्यूमर को क्या बोलते हैं, उपभोक्ता, और डिकम्पोजर को क्या बोलते हैं, अपघटक। और इसी प्रकार से अजैविक पर्यावरण के घटक में क्या आता है, तापमान मीन्स टेम्परेचर, और वाटर मीन्स जल, उसके बाद लाइट मीन्स प्रकाश, और सॉइल मीन्स मृदा। ये तापमान, ये जल, ये प्रकाश, और ये मृदा। इसी प्रकार से जीव में क्या क्या हो सकता है, जीव में जंतु हो सकते हैं, एनिमल्स, पादप हो सकते हैं मीन्स प्लांट, ये एनिमल, प्लांट्स हो सकते हैं इसमें, और सूक्ष्म जीव मीन्स माइक्रोब्स, जो हमें अपनी नेकेड आई से दिखाई नहीं पड़ते हैं। अब देखिए समझते हैं यहाँ पर कि जीव का पर्यावरण के साथ जो परस्पर संबंध है, अन्योन्याश्रित हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं। तीसरा परस्पर अभिक्रियाशील, म्यूचुअली रिएक्टेंट। सबसे पहले वो क्या करते हैं, परस्पर संबंध, संबंधित हैं मीन्स इंटर रिलेटेड। दूसरा अन्योन्याश्रित, एक दूसरे पर क्या है, निर्भर हैं, इसी को क्या बोलते हैं, इंटरडिपेंडेंट। और तीसरे क्या हैं, परस्पर अभिक्रियाशील। परस्पर अभिक्रियाशील मीन्स म्यूचुअली रिएक्टेंट। देखिए किस प्रकार से हैं, जीव में जंतु भी हो सकते हैं, पादप भी हो सकते हैं, और सूक्ष्म जीव भी हो सकते हैं। किस प्रकार से, ऑर्गेनिज्म। अब देखिए किस प्रकार, अगर मान लो रैबिट, किस प्रकार निर्भर कर रहे हैं, जैसे रैबिट है यहाँ पर, तो अगर वहां पर उत्पादक मतलब ग्रास जो है, अगर वहां नंबर इसका प्रोड्यूसर का कैसा हुआ, ज्यादा हुए उत्पादक, अगर यहाँ नंबर ज्यादा हुआ, तो अगर कोई भी जीव जंतु है उसे खाने को अच्छा मिल रहा है, खाना उसे अच्छा मिल रहा है, तो वो क्या करेगा, वृद्धि करेगा, जनन करेगा, और क्या होगा, अपनी नंबर को बढ़ाएगा। तो जब यहाँ प्रोड्यूसर अगर अधिक है, घास ज्यादा है, पेड़ पौधे अच्छे हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जीव जो रैबिट है उसकी संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। अब अगर यहीं पर देख लो, अगर वहां पर उपभोक्ता मतलब रैबिट को खाने वाले, खरगोश को खाने वाले, जैसे फॉक्स हुआ या टाइगर है, अगर उसका नंबर ज्यादा है, अगर यहाँ इसका कंज्यूमर का नंबर ज्यादा है, तो क्या होगा, रैबिट ऑटोमेटिकली क्या होंगे, कम होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो क्या करेंगे, वो खाना शुरू कर देंगे ज्यादा। अब इसके बाद क्या होगा, अगर यहाँ पर इसका नंबर कैसा है, कम है, उपभोक्ता कम है, और किसी जंगल में अच्छी घास वगैरह है, तो क्या है, जो खरगोश है उनका नंबर कैसा है, बढ़ता ही जा रहा है। और एक समय आएगा तो क्या होगा, पूरे जंगल में खरगोश ही खरगोश हो जाएंगे। इसलिए ये क्या करते हैं, बायोटिक फैक्टर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं, जो जीव के साथ क्या करते हैं, पर्यावरण का परस्पर संबंधित रहते हैं, और पर्यावरण भी इन पर निर्भर रहता है, पर्यावरण भी
इन पर ही निर्भर करता है। अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर जीव मतलब जंतु नहीं हुए या पादप नहीं हुए, जैसे प्लांट नहीं हुए, तो पर्यावरण में क्या होगा, यहाँ अगर पादप ही नहीं है तो ऑक्सीजन कौन बनाएगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, प्रोड्यूसर नहीं होंगे, फिर जीव जंतुओं का क्या होगा। इसीलिए क्या कहते हैं कि पर्यावरण ऑर्गेनिज्म पर निर्भर करता है और ऑर्गेनिज्म पर्यावरण पर निर्भर रहता है, परस्पर संबंधित होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, अन्योन्याश्रित होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं और परस्पर अभिक्रियाशील होते हैं, म्यूचुअली रिएक्टेंट होते हैं। अगर मान लीजिए आप लोगों को लगा कि नहीं हम तो बायोपिक से हमें कोई मतलब नहीं है, चलो मान लो किसी जगह जैसे जीव हैं और वहां का टेम्परेचर ही बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, अगर जैसे कहीं का टेम्परेचर ज्यादा है वहां खरगोश को अगर ले जाकर रख दोगे, या कहीं अन्य जीव हैं जिसका तापमान कैसा है, कम तापमान में रहने वाले जंतुओं को या पादपों को अधिक तापमान वाले स्थान पर रखोगे तो वो क्या होंगे, मर जाएंगे कुछ समय बाद। उसी प्रकार से अगर जल की कमी होगी तब भी नहीं बच पाएंगे, और प्रकाश और मृदा तो है ही। यहाँ पर अगर अपन लोग देखते हैं कि जैसे कोई फसल होती है उसको देखते हैं, अगर कहीं अच्छी मिट्टी होती है तो वहां पर अच्छी ग्रोथ करती है, वो वृद्धि करती है, अच्छी पैदावार होती है। लेकिन अगर कहीं की मिट्टी उपजाऊ ही नहीं है तो वो क्या होगी, ना तो वहां पर पादप सही से वृद्धि कर पाते हैं, ना ही ह्यूमंस। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि इकोलॉजी का अर्थ क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म का मतलब जीव का पर्यावरण के साथ परस्पर संबंधित, परस्पर अभिक्रियाशील और अन्योन्याश्रित होने की घटनाओं को क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं इकोलॉजिकल हायरार्की या ऑर्डर। पारिस्थितिकी क्रम इकोलॉजी हायरार्की बोलते हैं या इकोलॉजिकल ऑर्डर बोलते हैं। पारिस्थितिकी क्रम किसे कहते हैं, पारिस्थितिकी क्रम से पहले दो और हायरार्की होते हैं, एक टैक्सोनॉमिकल ऑर्डर या टैक्सोनॉमिकल हायरार्की जो कहाँ से शुरू होता है, किंगडम से शुरू होता है और स्पीशीज पर क्या होता है, खत्म होता है। और एक बायोलॉजिकल हायरार्की भी होता है। इसके अतिरिक्त क्या होता है, दो और होते हैं, एक टैक्सोनॉमिकल हायरार्की जो कहां से शुरू होता है, किंगडम से, किंगडम से शुरू होता है और स्पीशीज पर क्या होता है, खत्म होता है। और दूसरा क्या होता है, बायोलॉजिकल हायरार्की, बायोलॉजिकल हायरार्की या क्या बोल सकते हैं, ऑर्डर। और ये कहां से शुरू होता है, सेल से शुरुआत होती है। सेल से क्या बनता है, टिश्यू, टिश्यू, टिश्यू से क्या बनते हैं, ऑर्गन्स, और ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म बनता है। जहां पर बायोलॉजिकल हायरार्की समाप्त होती है वहीं से इकोलॉजिकल हायरार्की, जहां पर बायोलॉजिकल हायरार्की का समापन होता है वहीं से पारिस्थितिकी क्रम का प्रारंभ होती है या आरंभ होती है। तो इकोलॉजी हायरार्की में सबसे पहले क्या आते हैं, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म आते हैं। ऑर्गेनिज्म एक ही प्रकार के जब ऑर्गेनिज्म होते हैं
तब वो क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन, समष्टि पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन किसको बनाते हैं, पॉपुलेशन जैसे अपन लोग रह रहे हैं एक निश्चित एरिया के अंतर्गत, तो वहां पर और जीव जंतु वगैरह भी रहते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, समुदाय बनाते हैं। क्या बनाते हैं, समुदाय, कम्युनिटी। और कम्युनिटी जैसे एक गांव के अंतर्गत जैसे एक घर होता है, घर में क्या रहते हैं, ऑर्गेनिक, जैसे एक रूम हुआ, एक रूम में क्या रह रहा है, एक कोई व्यक्ति रह रहा है और उसका एक मकान है, उसके अंतर्गत उसके और फैमिली के मेंबर रह रहे हैं, और उसी प्रकार से और फैमिली के मेंबर्स रहने के साथ वो क्या है, उस घर की क्या है, पॉपुलेशन है, समष्टि है। तो इस प्रकार से गांव में जब बहुत सारे घर मिलके वहां पर और अन्य घरों में भैंस भी होती हैं, गाय भी, कुत्ते, बकरी और अन्य जानवर भी रहते हैं, तो मिलकर वो क्या बनाते हैं, कम्युनिटी या समुदाय। लोग कहते हैं ना कि उस समुदाय के लोग वहां रह रहे हैं, मतलब उस लोगों की तरह, मतलब वहां पर सभी प्रकार के क्या बोलते हैं, जीव जंतु निवास मिलकर क्या बनाते हैं, कम्युनिटी। और बहुत सारे कम्युनिटी मिलकर क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम बनाते हैं। और इकोसिस्टम, बहुत सारे इकोसिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, बायोम्स, बायोम्स बनाते हैं। और बहुत सारे बायोम्स ही मिलकर क्या बनाते हैं, बहुत सारे बायोम्स ही मिलकर क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर, बायोस्फीयर बनाते हैं। स्फीयर मतलब जैव मंडल, क्या बनाते हैं, जैव मंडल बनाते हैं। ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, पॉपुलेशन मीन्स समष्टि, कम्युनिटी मीन्स समुदाय, इकोसिस्टम मीन्स पारिस्थितिकी तंत्र। बायोम्स को बायोम ही बोलते हैं, बायोम। और इसको क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर को जीव मंडल या जैव मंडल बोलते हैं इसको। जैसे मान लिया ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म यहां पर मान लिया जैसे गॉड है, क्या है, गॉड। गॉड मीन्स बकरी है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, केवल एक बकरी है। अब इसने अपनी संख्या को क्या बढ़ाया, बढ़ाना शुरू किया। G1 हुआ, G2 हुआ, G3 हुआ, G4 हुआ, G5 हुआ, G6 हुआ, G7 और G8। ये क्या कर रहे हैं, एक अपनी इन्होंने क्या बनाई, एक ही प्रकार के जो जीव हैं वो एक निश्चित एरिया के अंदर, मतलब एक ही स्थान पर क्या कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, समष्टि या पॉपुलेशन बोलते हैं। अब यहाँ केवल पॉपुलेशन तो नहीं है, अपन लोग क्या देख रहे हैं कि वहां पर अन्य जीव जंतु भी निवास कर रहे हैं। जैसे मान लिया कि यहाँ पर गॉड G1, G2, G8 तक, और वहां पर क्या भी निवास कर रहे हैं, फॉक्स है, लॉयन है, टाइगर है, एलिफेंट है और माइक्रोब्स हैं। क्या है, माइक्रोब्स भी हैं, मतलब सूक्ष्म जीव जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो क्या है, पर्यावरण में ये चीज उपस्थित है, तो एक निश्चित बाउंड्री के अंतर्गत हमें ये चीज देखने को मिल जाते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, समुदाय बोलते हैं, कम्युनिटी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम क्या होता है कि एक निश्चित सीमा के अंतर्गत जैविक तथा अजैविक दोनों ही क्या होने चाहिए। तो ये जो समुदाय होता है, कम्युनिटी, यहां पर किसकी बात करेंगे, केवल जैविक की। किसकी, जैविक की।
और पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत क्या होता है, एक निश्चित बाउंड्री के अंतर्गत G8 तक यहाँ पर फॉक्स, लायन, टाइगर, एलिफेंट एंड माइक्रोब्स। तो यहाँ पर क्या क्या मिलते हैं, जैविक मतलब बायोटिक और अबायोटिक मतलब जैविक और अजैविक दोनों ही देखने को मिलते हैं पर्यावरण के घटक। तो इकोसिस्टम कैसा, जैसे एक तालाब मान लो, तालाब में क्या क्या देखने को मिलते हैं, जूप्लैंक्टन्स जंतुप्लवक, फाइटोप्लैंक्टन्स पादप प्लवक, और क्या होती है उन्हें खाने वाली मछलियां। तो वो गए किसमें आ गए माइक्रोब्स हैं, फिशेस आ जाएंगी। और वहां पर क्या कर रहे हैं कि जो जंतु प्लवक हैं, पादप प्लवक हैं और उसमें अन्य सारे, तो वो किसमें आ गए बायोटिक में। अबायोटिक में क्या होगा कि एक बाउंड्री होगी उस तालाब की, उसमें जल होगा, वो किसी एरिया में होगा तालाब, तो वहां का एक तापमान होगा, वहां प्रकाश होगा और क्या होगा वहां पर तापमान होगा, जल होगा, मृदा भी होगी क्योंकि तालाब है। तो ये इकोसिस्टम क्या है, इकोलॉजी की सबसे छोटी इकाई है जो कैसी है, लिविंग है, लिविंग। बायोम्स क्या होते हैं, बायोम्स बहुत ही बड़े बड़े क्या होते हैं, क्षेत्र होते हैं, क्षेत्र होते हैं जो केवल दो चीजों पर निर्भर करते हैं। वहां पर औसतन तापमान पूरे वर्ष भर का, उसे क्या बोलते हैं टेम्परेचर, और दूसरी वहां पर क्या होती है वर्षा, वर्षा कितनी हो रही है या बर्फ कितनी पड़ रही है। तो उस क्षेत्र को क्या बोल देते हैं बायोम। और वहां को कौन डिफाइन करता है, दो चीजें, एक तापमान टेम्परेचर और दूसरा वर्षा या वर्ष, कि वहां औसतन कितनी वर्षा होती है या कितनी बर्फ पड़ती है या कितना तापमान रहता है। जैसे अपन लोग जानते हैं कि बायोम किस प्रकार से, जैसे आप लोगों का कोई दोस्त है और वो कहां पर, एक बैठा हुआ है मैनपुरी में और दूसरा जम्मू या कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर के राजधानी श्रीनगर में गया है, मतलब किसी काम के सिलसिले में वहां पर चला गया है, वहां जॉब करता है। तो आप मई जून के महीने में फोन लगाते हो और कहते हो कि यार यहाँ तो बहुत गर्मी है, लेकिन वो उधर से जो तुम्हारा श्रीनगर में तुम्हारा दोस्त रहता है वो कहता नहीं यार यहाँ तो सर्दी है, ठंड पड़ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका मैनपुरी और आपके मित्र का श्रीनगर अलग अलग बायोम में स्थित हैं, क्योंकि वहां का तापमान कैसा है, श्रीनगर का कम है, और वहां पर बर्फ या वर्षा कैसी हो रही है, बर्फ क्या पड़ रही है, ज्यादा पड़ रही है, और जो मैनपुरी में रह रहा है उसके वहां तापमान अधिक है, इसलिए उसे क्या लग रही है, गर्मी लग रही है। तो क्या है, मैनपुरी और श्रीनगर अलग अलग बायोम में स्थित है। ये बहुत सारे बायोम्स ही मिलकर क्या बनाते हैं, जैव मंडल, बायोस्फीयर बनाते हैं। बायोस्फीयर किस प्रकार से मिलकर बनता है, जहां पर क्या हो, सबसे पहले वायुमंडल होना चाहिए, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर होना चाहिए, वायुमंडल। दूसरा जलमंडल भी होना चाहिए, जल मतलब जल भी वहां पर होना चाहिए, तो उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर। और दूसरा मृदा भी होनी चाहिए, लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर। जहां पर भी ये तीनों चीजें मिलती हैं वही क्या बनाता है, जैव मंडल। मतलब सबसे पहले जब जीवन की उत्पत्ति हुई तो लैंड तो बनी चुकी थी, मतलब पृथ्वी या मृदा तो क्या थी, बन चुकी थी, वहां पर मृदा मंडल लिथोस्फीयर बन चुका था।
उसके पश्चात वर्षा होने के साथ साथ वहां पर हाइड्रोस्फीयर या जलमंडल भी बन चुका था, लेकिन वायुमंडल नहीं बना था। तभी तो जीवन स्टार्ट नहीं हो पा रहा था। लेकिन जीवन वायुमंडल बनने के साथ एटमॉस्फेयर जैसे ही बना, तो तीनों के मिलने से क्या बना, बायोस्फीयर। उसी को क्या बोलते हैं, जैव मंडल। और जैव मंडल पर ही अपन लोग क्या होते हैं, रहते हैं, जहां पर पानी जल भी होता है, मृदा भी होती है और वायु भी होती है। तो ये तीनों जहां पर कॉम्बिनेशन होता है उसी स्थान को क्या बोलते हैं, जैव मंडल, बायोस्फीयर। क्योंकि जैव मंडल में ही क्या है, जीवन होना संभव हो पाया है। जीवन वहीं पर हो सकता है, लाइफ वहीं पर हो सकती है। इसी प्रकार से जैसे अपन लोग जानते हैं, जैसे मून है, चंद्रमा है, चंद्रमा पर क्या क्या है, लिथोस्फीयर तो है ही पहले से। दूसरा, वैज्ञानिक बताते हैं कि वहां पर पानी भी या जल भी है, हाइड्रोस्फीयर भी है, लेकिन वहां पर क्या नहीं है, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। जिस दिन आ जाएगा वहां, उस दिन चंद्रमा पर भी क्या बन जाएगा, जैव मंडल या बायोस्फीयर। तो वहां पर भी जीवन संभव हो जाएगा। इससे आगे अपन लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में, कम्युनिटी के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में, बायोम्स के बारे में और बायोस्फीयर के बारे में। थैंक यू।